जैसे ही नया साल आता है, हर साल बिल्कुल एक फिक्स्ड रिकॉर्ड चलता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और ये कभी कभी बड़ा इरिटेटिंग होता है कि वही आप में से बहुत सारे लोग बहुत सीनियर हैं मुझसे भी, आप देख रहे होंगे ये कितने सालों से चला आ रहा है। ये विचार मन में आना चाहिए कि इज देयर एनी पॉइंट लिविंग 30, 40, 50, 60 years in the same spirit, repeating the same year 30, 40, 50 times? होना ये नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कि हम हर साल को अपनी उपलब्धियों से जोड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम में से ज़्यादातर लोग रिकलेक्ट करते हैं तो रिकलेक्ट करने पर यह होता है कि फलाने ईयर में फलाने की शादी हुई थी, फलाने ईयर में ये हुआ था, यानी कि जो इवेंट्स हुए उनको हम उस ईयर से जोड़ देते हैं। हम ये नहीं कहते कि फलाने ईयर में हमारी ये उपलब्धि थी, फलाने ईयर में ये थी, तब हमारा थॉट प्रोसेस ये था, अब हमारा थॉट प्रोसेस ये है। ये एक फॉर्मेलिटी जो हर साल फर्स्ट 8-10 डेज देखने को मिलती है, तो आप देखिए ये कभी कभी बड़ा बचकाना लगती है कि उसका मतलब क्या है। अगर हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हैप्पीनेस आएगी कैसे? हैप्पीनेस तो तभी आएगी जब हम कुछ करेंगे। तो अगर ये हो कि हमारे संकल्प क्या है, रेजोल्यूशन बोलते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन क्या है, तब तो बात हमें समझ में आती है। ये इस तरीके की फॉर्मेलिटी करके और फिर अभी 15 दिन के बाद फिर वही पुरानी गाड़ी पे जीवन चलने लगता है। दरअसल होता ये है, इस दिशा में मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि कैसे हम संकल्प की ओर जाएं। संकल्प की ओर जाने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम जो खाते हैं वही हम होते हैं, और जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, और जो हम करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उस बात को मैं न्यू ईयर के रेजोल्यूशन से जोड़ रहा हूं, इस बात को। अब हिरन शाकाहारी होता है, आप देखिए कितना सुंदर होता है, उसकी चाल देखिए, उसकी शक्ल देखिए, आपको कोई डर नहीं लगता है हिरन को देख के। और शेर उस हिरन को खाता है, तो आप देखिए उसको आपको देख के डर भी लगेगा और वो देखने में प्यारा नहीं लगेगा। सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े खाते हैं, जहर होता है उनमें, आप उनको देखते ही डर जाते हैं। जब तक उसको मार नहीं देते तब तक आप चैन नहीं लेते। क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका खान पान और उसका जहर हमें परेशान कर रहा है। ऐसी फीलिंग हमें तब नहीं आती जब हम चिड़िया देखते हैं छोटी छोटी, जब हम और कोई कछुआ देखिए, मछली देखिए, चिड़िया देखिए, वैसी फीलिंग तब नहीं आती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है रियलाइज करना कि हम जो खाते हैं वही बनते हैं, दिखते हैं। अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं कि यह बात कैसे सही है। आप अगर रोज किसी जीव को काटिए, तड़पा तड़पा कर मारिए और फिर खाइए, तो आपका चेहरा कुछ और होगा। और अगर आप रंग बिरंगे फल खाते हैं, रंग बिरंगी सब्जियां खाते हैं, और प्रकृति में जो चीजें मौजूद हैं खाने की वो आप खाते हैं, तब आपका चेहरा कुछ और होता है। अब इसमें वेरिएशंस कैसे होते हैं? आप चीन और कोरिया में चले जाइए, वहां चीन और कोरिया में सिर्फ लोग कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू और वो मेढक और इस सब के अचार जाने क्या क्या खाते हैं।
यहां तक कि कोरिया में ह्यूमन एम्ब्रियो तक खाते हैं, नॉर्थ कोरिया में इंसान का भ्रूण तक खाते हैं। क्या लगता है कि क्या जो लोग ऐसा भोजन कर रहे हैं उनका चेहरा कैसा होगा, उनका शरीर कैसा होगा? यह रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कुछ भी खाएंगे वो हमारे चेहरे पर आ जाएगा, हमारे चेहरे की मासूमियत उसमें आ जाएगी। एक जानवर काटने वाले व्यक्ति को आपने कभी देखा होगा, उसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, एक क्रूरता रहती है, कहीं ना कहीं वो क्रूरता उसके चेहरे पर आती है। जो लोग रोज मांस और शराब और सिगरेट पीते हैं, आपने देखा उनका चेहरा फूला फूला होता है, बड़ी जल्दी एजिंग हो जाती है, बड़ी जल्दी उनका शरीर एकदम अलग होता है, एकदम से मोटा सा शरीर, चेहरा बड़ा मोटा, बड़ी क्रूरता चेहरे पर झलकती है। खान पान के हिसाब से ही हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे चेहरे पे क्या भाव दिख रहे हैं, ये भाव हमारे खान पान पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। इसलिए ये बात रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना खान पान किस किस्म का रखें, और उसका संबंध बीमारियों से तो है ही है। आप क्या खा रहे हैं उसका सीधा सीधा संबंध बीमारियों से है ही। इसलिए अगर हम अपने भोजन में मॉडिफिकेशन कर लें, ऐसा मॉडिफिकेशन कर लें कि हम प्रकृति में जो रंग बिरंगी चीजें हैं, एक आपने सुना होगा, एक ट्राइब है, आदिवासी हैं, पर्वत पर रहने वाले, बहुत ज्यादा जिंदा रहते हैं। वो जो एप्रिकॉट्स हैं, फल और सब्जियां केवल खाते हैं और कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। वो बहुत जिंदा रहते हैं, उनके समाज में कोई अपराध नहीं होता, बड़े भोले होते हैं और बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। अगर मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, अगर रिपोर्ट वो सही है तो उनकी आयु 150 साल अमूमन होती है। वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तक वो उनकी पहुंच होती नहीं है, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वही चीज जाती है जो उनको भेजी जाती है, जो भेजी नहीं गई वो अगर है भी तो भी वास्तविकता नहीं है। इन सारे उदाहरणों से हमें सबसे पहले यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने भोजन को सुधारें। वो भोजन हमारे शरीर के माफिक है कि नहीं, हमारे अंदर चेहरे पर भोलापन ला रहा है कि नहीं, हमको बीमारी रहित बना रहा है कि नहीं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारी सोच। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप अक्सर अपने घर में अपने बच्चों से कहते हैं तुम बड़े होके क्या बनोगे। वो बच्चा कुछ अपने सपने बताता है, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। वो उस सपनों में जीता है। जब उसकी सोच उस दिशा में जाती है तो 100 में से 90 बच्चे उस अपने एम को अचीव कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम बच्चे से बड़े होते हैं और एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, वहां हम अपनी जिंदगी को रोक देते हैं, हम उसके आगे सोचते नहीं। तुलसीदास ने रामायण 80 साल की उम्र में लिखी उस जमाने में। आज के युग में 80 साल का व्यक्ति सोचता है कि यार 80 साल के हो गए, अब तो जाने का समय है, अब हमें क्या करना है। अपने भारत में 60 से आगे का जो जीवन होता है वो लोग बिल्कुल वेस्ट करते हैं। वो केवल यही कह के कि आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, ये कहकर वो वेस्ट करते रहते हैं। कहते हैं हमें अब क्या करना है, अब लड़के बच्चे करें, हम तो घर में बैठे हैं। और इस कारण उनकी इज्जत जाती है, इसी कारण उनका अपमान होता है। कब तक वो आपके छोटे आपको इज्जत आदर देते रहेंगे, इज्जत कमाई जाती है। सोच बदलनी बहुत आवश्यक होती है, खास तौर से अपनी लाइफ के सेकंड इनिंग में। क्योंकि बच्चा तो सोचता है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, लेकिन बड़े अपनी सोच को वहीं पे ठहरा देते हैं। उनका बस ये एम होता है कि वो समय बिताते हैं और अपने नेक्स्ट पीढ़ी को फोटोकॉपी बना देते हैं कि यही होना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए, कुछ नया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए खाने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सोच।
सोच हर वक्त बदलती रहनी चाहिए, हर वक्त उसमें नए नए इन्वेंशंस आने चाहिए। अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि एक इन्वेंटर कभी भी यह नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या फायदा होना है। तो सोच इसी तरह होनी चाहिए। इन्वेंशन भी तभी होते हैं जब सोच होती है। जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कहावत तभी हुई है कि पहले नेसेसिटी यानी कि सोच हुई, तभी इन्वेंशन हुआ। सोच बहुत जरूरी है, सोच के बगैर जीवन में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है वो है जो आप करते हैं वही वापस मिलता है। यहां बिल्कुल उल्टा होता है। यहां पे हर व्यक्ति परेशान रहता है कि साहब मेरे साथ ये हो गया, फलाने ने मुझे धोखा दे दिया, फलाने ने ये कर दिया, मेरा अपमान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन ये सोचना होगा कि जो आप करते हैं वही बाउंस बैक करता है आपकी ओर। जैसे कि एक बार पहले बोला था कि वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, जो ये बात है, इसका इंटरप्रिटेशन जो मैंने किया था वो इंटरप्रिटेशन है कि जो कुछ भी आप करते हैं 7 इयर्स फॉर्मूला है कि जो आप करते हैं उसके रिजल्ट्स आते रहते हैं 7 इयर्स में। 7 साल की एक लाइफ होती है। 7 साल में आपका शक्ल भी बदल जाती है, आपका गेटअप भी बदल जाता है, सोच भी बदल जाती है। और 7 साल के बाद आपने जो जो काम किए उनके परिणाम भी सामने आने लगते हैं। आप अगर गॉसिप कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिए कि आपकी आलोचना 10 जगह होगी। अब जब आपकी आलोचना होती है तो आप कहते हैं यार मेरी तो यार इसने मेरी बुराई कर दी, ये कर दिया। उस समय अपना आचरण व्यक्ति भूल जाता है। लाइफ में जो कर्म का सिद्धांत है वो मिरर के ऊपर बेस्ड है, शीशे के ऊपर। शीशे को सामने आप रखते हैं तो आपको अपनी शक्ल दिखती है। आपको जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वो कर्म के सिद्धांतों के आधार पर ही है। जो आप कर रहे हैं हो सकता है इमीडिएट ना मिले, लेकिन वो धीरे धीरे आपके सामने आता चला जाता है। आप परेशान होते हैं, रिएक्ट करते हैं, फिर उस रिएक्शन से नई चीज सामने आने लगती है। एक आतंकवादी है, उसका जीवन हिंसा पर है, वो हिंसा करता है, लेकिन आपने कभी किसी आतंकवादी की प्राकृतिक मौत प्रायः नहीं सुनी होगी। उसने जो हिंसा करी तो बदले में हिंसा मिली। Those who live by the guns, they die of the guns. जो शांति फैलाता है उसे शांति मिलती है। इस पे कर्म के सिद्धांत पे एक बात और याद आती है। जब हमारा आपका बुरा समय आता है, और बुरा समय कैसे आता है ये बात तो बाद में बताएंगे। जब भी बुरा समय आता है तो हमारा आचरण क्या होता है? हमारा आचरण होता है हम ईश्वर की पूजा करने लगते हैं, हम झुक के चलने लगते हैं, हम लोगों से बड़ा अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाता है, हम जिससे बड़े मिलनसार हो जाते हैं और बिल्कुल ईश्वर से डरने वाले सादा भोजन करने लगते हैं। हमारे पूरे जीवन बदल जाता है जब बुरा समय आता है। और जब हम ये कार्य करते हैं धीरे धीरे हमारा अच्छा समय आ जाता है, और जब अच्छा समय आता है तब हमारा आचरण क्या होता है? फिर हम अपनी कार से उतरते हैं तो धक्का दे के उतरते हैं, सीना चौड़ा करके आगे बढ़ते हैं, बड़े घमंड से बात करने लगते हैं, बड़े आत्मविश्वास से बात करने लगते हैं। और अगर भूले भटके अगर पूजा आराधना करी तो एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, होटलों में जाने लगते हैं, घूमने जाने लगते हैं, इधर उधर देखना सब बंद कर देते हैं कि कौन गरीब दिख रहा है, कहाँ पे वेदना है, कहाँ पे पीड़ा है, सब देखना बंद कर देते हैं। 99.9% ये कंडक्ट होता है जब अच्छा समय आता है। अब देखिए बड़ा लाइफ इज ए कंट्राडिक्शन कि जब बुरा समय आया था तो हमें बुरा होना चाहिए था, तब हम बड़े अच्छे हो गए, और जब अच्छा समय आया था तो हमें अच्छा होना चाहिए था, हम बुरे हो गए। अगर हम अच्छे समय में बुरे समय वाला आचरण कर रहे होते,
हम तब अगर झुक के चल रहे होते, तब अगर हम बिल्कुल सात्विक भोजन कर रहे होते, तब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दे रहे होते, तब हम अच्छे सत्कर्म करके दूसरों की मदद कर रहे होते, तो बुरा समय नहीं आता। जब बुरा समय जो आता है, जो आचरण होता है, उस आचरण से ईश्वर खुश होकर अच्छा समय दे देते हैं। और जब अच्छा समय आ जाता है तो हमारा अहंकार और हमारा जो ये एटीट्यूड और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं, तब ईश्वर नाराज होकर हमें बुरा समय दे देते हैं। एक बड़ी छोटी सी ये बात है कि हम इसको इंटरचेंज कर लें। हम ये इंटरचेंज कर लें कि जब हमारा अच्छा समय आए तो हम बुरे समय में जैसे थे वैसे कर्म करने लगे, तो वो हमारा बुरा समय क्यों आएगा? हमसे ईश्वर क्यों नाराज होंगे? हमसे पूरी दुनिया क्यों नाराज होगी? बुरा समय आ ही नहीं सकता अगर वो आचरण हमारा अच्छा हो जाए। तो अगर नया साल है तो हम अगर अपना भोजन बदल दें, हम अगर अपनी सोच बदल दें, हम अगर अपने कर्म बदल दें, तो ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये तीन चीजें बदलते ही जीवन बदल जाता है, सारी समीकरण बदल जाती है, अपने आप आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, अपने आप बहुत खुश हो जाते हैं और एक अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब भी नया साल आए तो ये चेंजेस ला के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।